दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पार्लियामेंट पे और इसके तमाम चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों से पहले यदि 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप टीम GCS का 180 PDF रट कर जाइए। कम फाइनल सिलेक्शन होगा आपका 70 में। मेंस की एडवांस तैयारी है। अगर ज्वाइन करना है तो 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 4000, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फाइनल होगा BPSC में। आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बस इसी को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, 1 साल तक रूटीन है, इसी को बार बार पढ़ना है। 180 PDF। आइए हम चर्चा करेंगे। ज्वाइन करिएगा तो डिस्क्रिप्शन नंबर होगा, संपर्क कर सकते हैं। आइए पार्लियामेंट, सबसे पहले जानना है कि पार्लियामेंट से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका कैसे लिखना है। तो भारतीय संघ के केंद्रीय विधानमंडल को संसद जो है कहा जाता है। यानी हमारे संविधान में केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहा गया है? संसद क्या कहा गया है? हमारे संविधान में या भारतीय संविधान में केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में संसद होगा जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा। भारत में जो संसद है द्विसदनीय आधार पर, द्विसदनात्मक आधार पर गठित की गई है। यानी 2 सदन है। द्विसदनात्मक जो है, जैसा कि 1919 के अधिनियम आप देखे होंगे तो उसमें भी द्विसदनात्मक व्यवस्था था। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन था। 1935 के अधिनियम में भी 2 सदन था और मौजूदा हमारे संविधान में भी 2 सदन है। तो भूमिका फिर से एक बार सुन लीजिए। भारतीय संविधान में केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में एक संसद होगा जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा। इतना लिख दीजिएगा। अब लोकसभा से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाएगा, फिर भी यही भूमिका। राज्यसभा आ जाएगा तो यही भूमिका, और राष्ट्रपति की भूमिका अलग लिखना है, याद रखिएगा। संसद का आ जाएगा फिर भी यही लिखना है। तो यही स्थिति है। अब जो है आप जान के हैं कि केंद्रीय विधानमंडल, चूंकि संसद को विधानमंडल भी कहते हैं, व्यवस्थापिका सभा भी कहते हैं, समझ रहे हैं? व्यवस्थापिका और विधानमंडल दोनों जो है कहते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि केंद्रीय विधानमंडल है और राज्य विधानमंडल अलग होता है। हर राज्य के विधानसभा, विधान परिषद जो है और विधानमंडल बनता है और राज्यपाल मिलकर विधानमंडल बनाता है, राज्य विधानमंडल। कुछ ज़्यादातर राज्यों में जो है का विधानमंडल 1 सदनीय है, वहाँ 2 सदन नहीं है। केवल केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, समझ रहे हैं, इन राज्यों में, पहले जम्मू कश्मीर भी था, उसमें जो है 2 सदन है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल को संसद कहा गया है, उसको व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। और संसद का मुख्य काम क्या है? कानून बनाना, समझ रहे हैं? तो भूमिका लिखिएगा। अब हम लोग एक चीज देखेंगे कि क्या एक क्वेश्चन आता है, BPSC में आ चुका है, क्या भारतीय संसद संप्रभु है? अब देखिए, संसदीय संप्रभुता का अर्थ जानना है कि संसदीय संप्रभुता का अर्थ है कि संसद जो है किसी भी प्रकार के कानून बना सकती है। यानी संसद के शक्ति पर कोई रोक टोक नहीं है। संसद जो चाहे वह कानून बना सकती है। जैसे ब्रिटेन की संविधान, ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। ब्रिटेन की संसद चाहे जो भी कानून बनाना चाहेगा बना सकता है, उसके शक्ति पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। एक लेखक का मानना था कि ब्रिटेन की संसद अगर चाहे कि हमको 60 वर्ष से अधिक उम्र के सारे जो है वृद्ध लोगों को लंदन के टेम्स नदी में डुबा देना है, वह कानून बना सकता है। लेकिन बाद में इसकी प्रतिक्रिया जो भी हो, लेकिन उसको कानून बनाने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन भारत की संसद ऐसा नहीं कर सकती है। भारत की संसद कोई भी कानून नहीं बना सकती है, उसको एक दायरे में रखकर कानून बनाना है। यह बात जरूर है। तो संसदीय संप्रभुता समझ गए। संसदीय संप्रभुता का अर्थ ही होता है कि संसद जो चाहे वह कानून बना सकती है। यानी संसद की शक्ति पर किसी प्रकार का
नियंत्रण, मर्यादा, रोक टोक नहीं है। किसी भी प्रकार संसद को पर किसी प्रकार का जो है रोक नहीं है। संसद जो चाहे वो कर सकती है। ब्रिटेन की संसद है क्योंकि वहां संसदीय सर्वोच्चता है, लेकिन भारत में देखेंगे संसदीय संप्रभुता है। लेकिन भारत में देखेंगे तो भारत की जो संसद है वह भारत में संसदीय सर्वोच्चता नहीं है। संसद की सर्वोच्चता नहीं है। यहाँ संसदीय संप्रभु की स्थिति नहीं है भारत में, क्योंकि भारतीय संसद को एक दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। उस पर अनेक प्रकार की मर्यादा लगाई गई है, जो हम आगे चलकर देखेंगे। तो संसदीय संप्रभुता समझे होंगे। संसदीय संप्रभुता का अर्थ है संसद की शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न होना, नियंत्रण नहीं होना। संसद जो चाहे वह कर सकती है, संसद जो चाहे वह कानून बना सकती है। न बाहरी नियंत्रण है न भीतरी नियंत्रण है संसदीय संप्रभुता में। लेकिन उसकी तुलना में भारत अगर आप देखेंगे तो भारत के संसद पर कई प्रकार के प्रतिबंध है, नियंत्रण है। इसलिए भारतीय संसद जो है संप्रभु नहीं है। भारत में जो है संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच जो है काम करना पड़ता है भारत को। समझ रहे हैं। यह व्यवहारिक रूप से जो है संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान के दायरे में ही रहकर संसद को काम करना पड़ता है। तो आप इस तरीके से देख, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भारत में संसद की शक्ति नहीं है। समस्त देश के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र संसद है। समस्त देश में जो विधान बनाए जाते हैं संघीय स्तर पर, वह कानून संसद में ही बनाया जाता है। संघीय सरकार का गठन जो है संसद करता है। समझ रहे हैं। इसलिए संसद भले ही संसदीय संप्रभुता नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संसद की शक्ति कम है। भारत में व्यापक शक्ति है संसद की। तो भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके पीछे तर्क है कि भारतीय संसद पर अनेक प्रकार की मर्यादा लगाया गया है, जो ब्रिटेन की संसद पर नहीं है। ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, वहां संसदीय सर्वोच्चता है। ब्रिटेन की संसद जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन भारत की संसद जो चाहे वो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस पे ये सारे प्रतिबंध है। सबसे पहला है लिखित संविधान। आप जैसा कि जानते होंगे कि भारत के संविधान में व्यवहारिक रूप से भारत में जो है संविधान की सर्वोच्चता है, क्योंकि सारी शक्तियां जो है जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपनी शक्तियां किससे प्राप्त करती है? संविधान से। चाहे वो भारत सरकार भी हो, राज्य सरकार हो या पंचायत की जो व्यवस्था है, स्थानीय सरकार, वो भी अपनी शक्ति संसद संविधान से ही प्राप्त करता है। 73वां 74वां संविधान संशोधन जानते हैं। लिखित संविधान है। लिखित संविधान के तहत जो है संसद अपनी शक्ति प्राप्त करता है और इसी संविधान के तहत दायरे में रहकर संसद को काम करना पड़ता है। अनुच्छेद 245(1) कहता है कि संसद को संघीय सूची पर कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 248 कहता है कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद राष्ट्र सूची पर भी कानून बनाता है, समवर्ती सूची पर कानून बनाता है, लेकिन समान परिस्थितियों में संसद को राष्ट्र सूची पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। तो संसद को संघीय विषय पर 7वीं सूची में संघ सूची है, समवर्ती सूची है, राष्ट्र सूची है, तो संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन वह राष्ट्र सूची पर कानून नहीं बनाती है। प्रतिबंध लगा दिया गया है, लगाया गया ना, यानी संविधान के अनुसार ही संसद को काम करना पड़ता है। यानी संसद जो कुछ चाहे अपने मन से नहीं कर सकती है। प्रतिबंध है संविधान, लिखित संविधान द्वारा डिफाइन कर दिया गया है कि आपको इसी दायरे में रहकर काम करना होगा। दूसरा, संघवाद संबंधी प्रावधान। देखिए, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। जैसा कि जानते हैं आप लोग, संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के 2 स्तर होते हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। लेकिन भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो विश्व में अनूठा है। इसलिए अनूठा है कि यहाँ सरकार के 3 स्तर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। स्थानीय सरकार जो ग्राम पंचायत होता है वह 3 प्रकार के शासक सरकार है। तो संघवाद संबंधी प्रावधान के अनुसार देखिएगा क्या है कि जो भारत में शासन की जो विषय है 7वीं अनुसूची के तहत जो है 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची।
तो संघ सूची पर तो केंद्र कानून बनाती, संसद कानून बनाती है, लेकिन वह राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती है। सामान्य परिस्थितियों में जब आपातकाल होगा, अंतर्राष्ट्रीय करार होगा, या दो या दो से अधिक राज्य अगर अनुरोध करता है कानून बनाने के लिए, तभी संसद जो है राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ऐसे तो नहीं होगा। अनुच्छेद 352 के अधीन अगर आपातकाल की घोषणा हुई उस समय बना सकता है, या राज्यसभा अगर प्रस्ताव पारित करता है, संकल्प पारित करता है अनुच्छेद 249 के तहत, तब कानून बना सकती है। या अंतर्राष्ट्रीय संधि को अगर लागू करना है तब संसद कानून बना सकती है सूची पर। ऐसे समान परिस्थिति में संसद राज्य सूची कानून नहीं बनाती है। समझ रहे हैं। उसके बाद संविधान में संशोधन करने की शक्ति, जैसा कि जानते होंगे संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का भी स्वीकृति आवश्यक है। मान लीजिए केंद्र राज्य संबंधी या राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति में अगर बदलाव करना है, यानी जीएसटी कानून को ही ले लीजिए। जीएसटी कानून को लागू करने के लिए क्या किया गया था, जीएसटी संशोधन विधेयक जो है उसको लागू करने के लिए संसद पारित किया, और उसके बाद कम से कम आधे राज्यों का भी समर्थन चाहिए था। जब तक आधे राज्यों का समर्थन नहीं होगा तब तक जो है वह कानून नहीं बन पाएगा। समझ रहे हैं, वह कानून नहीं बन पाएगा। इसलिए संसद अकेला अगर चाहेगा कि पूरे संविधान में हमको हम बदल दे तो संभव नहीं है। पूरे संविधान में बदलाव तभी होगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के तभी होगा जब राज्यों की विधानमंडल का भी स्वीकृति चाहिए। समझ रहे हैं। तो यही संविधान संशोधन की शक्ति द्वारा भी संसद को सीमित कर दिया गया है। और न्यायिक पुनर्वलोकन अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि संसद भाग 3 में दिए गए अधिकारों को, अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को काट-छाट करती है या उसके विपरीत है, तो उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है, उसको शून्य घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 13 न्यायालयों के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है, और इस शक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को, संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायालय परीक्षण करता है, रिव्यू करता है कि यह संविधान के प्रावधान क्या इस भाग में जो दिए गए अधिकार है उसके विपरीत है, या अधिकारों को काट-छाट कर रहा है या छोटा कर रहा है। अगर कोई कानून अगर मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित कर रद्द कर देगा। समझ रहे हैं। यानी संसद सर्वोच्च नहीं है ब्रिटेन की तरह, कि ब्रिटेन की संसद में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, लेकिन भारत में तो बंधन है ना न्यायिक पुनर्वलोकन। अब संसद जो है मौलिक अधिकार काट-छाट वाला कानून नहीं बना सकती है। बनाएगा तुरंत जो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि अधिकारों का हनन कर रहा है, तुरंत उसको निरस्त कर देगा। उसके बाद जो है हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में जो है 1973 में संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत, इस बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत में संविधान के कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं। समझ रहे हैं, जिसको संसद काट-छाट नहीं कर सकती है, जिसको बदल नहीं सकती है। अब जैसे इसमें कहिएगा क्या क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, कानून का शासन, लोकतंत्र, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, पंथ निरपेक्षता। समझ रहे हैं, कुछ दशाओं में मूल अधिकार, ये सब ऐसे जो प्रावधान है, संसदीय शासन व्यवस्था, ये सब ऐसे प्रावधान है जिसको संसद काट-छाट नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती है। मौलिक अधिकार निजी तत्व में समन्वय और संतुलन, तो ये जो ऐसे प्रावधान है जिसको संसद काट-छाट नहीं कर सकती है, नष्ट नहीं कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद संसद को राजनीतिक परिसीमाओं में भी रहकर काम करना पड़ता है। अब कहिए कि राजनीतिक परिसीमा क्या है। देखिए संसद जनहित के विरुद्ध काम नहीं कर सकती है। आप ये देख लीजिएगा, जनहित के विरुद्ध संसद कोई कानून ऐसा पारित नहीं कर सकती जैसा ब्रिटेन में कि 60 वर्ष से अधिक के सारे बुढ़ों को लंदन की टेम्स नदी में जो है डुबो दिया जाए।
भारत में तो ऐसा नहीं कर सकती है संसद, क्योंकि चुनाव जीतना है। उसके बाद भारत की संसद को देश की जन भावना को भी ध्यान में रखकर कार्यक्रम, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे लोगों में आंदोलन फैल जाए। अभी 3 कृषि कानून जो है पारित किया गया है, पारित किया गया था संसद से। किसान जो है साल भर तक आंदोलन किया, रद्द किए करना पड़ा सरकार को। अब वही ब्रिटेन के संसद ने पारित किया तो रद्द करने का किसी को अधिकार नहीं था, संसद रद्द ही नहीं कर सकती, तो संसद जो चाहे कानून बना सकती है। तो भारत में संसद को इन्हीं प्रावधानों के द्वारा संसद की संप्रभुता पर मर्यादा लगा दिया गया है, यानी संसद की शक्ति को सीमित कर दी गई है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद की शक्ति नहीं है भारत में। संसद व्यापक शक्ति है, कानून निर्माण करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, संसद सरकार का गठन करती है, राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य करती है, जो आगे देख रहे हैं। तो भारत में क्या है कि संसदीय सर्वोच्चता स्थापित नहीं की गई है, यहां पर व्यवहारिक रूप से संविधान की सर्वोच्चता है, समझ रहे हैं। यहां जो है संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य की स्थिति जो है बनाई गई है। न संसद की सर्वोच्चता है, न्यायिक न्यायिक सर्वोच्चता है। दोनों को अतिवादी से जो है रक्षा करते हुए एक संतुलन बनाया गया है दोनों के बीच, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच, समझ रहे हैं। इसके बावजूद भी संसद की व्यापक शक्ति है। अब इसको दिखाने के साथ साथ उसकी शक्ति को भी दिखाना होगा, तब जाके आंसर पूरा होगा। अब अगला हम लोग चर्चा करेंगे। अब संसद की शक्ति एवं कार्य क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे विधि निर्माण का कार्य। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संसद का प्रथम कार्य यही होता है वो कानून बनाए, जो कि विधानमंडल होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो विधानमंडल का काम है विधान निर्माण करना, विधान कानून बनाना। भारत में संसद क्या करती, संघीय संसद क्या करती है, कानून बनाती है, और राज्य विधानसभा भी कानून बनाती है। तो संसद को संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति है, साथ ही साथ समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति है, और विशिष्ट परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्र सूची पर भी कानून बनाती है। अब राष्ट्र सूची पर कौन, राज्यसभा द्वारा अगर अनुच्छेद 249 का संकल्प पारित करता है तो बना सकती है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए बना सकती है। अगर संकट काल अनुच्छेद 352, 356, 360 अगर लागू है तो उस स्थिति में संसद को राष्ट्र सूची पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। या दो से अधिक राज्य अनुरोध करता है संसद से कि राष्ट्र सूची पर कानून बनाया जाए तो संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्ति है, जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। कोई ऐसा विषय जो किसी सूची में नहीं है, न संघ सूची में, न समवर्ती सूची में, न राष्ट्र सूची में है, जो बच गया हुआ है, उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है। तो कानून बनाती है संसद। उसके बाद संसद को वित्तीय शक्ति भी प्राप्त है। अब कहिए कि संसद वित्तीय शक्ति कैसे प्राप्त है। अनुच्छेद 114 कहता है कि संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। भारत सरकार जो भी खर्च करती है उसको संसद से पारित करना पड़ता है, लोकसभा से पारित कराना पड़ता है। वित्त विधेयक, धन विधेयक, विनियोग विधेयक, अनुदान की मांग, इस सब के माध्यम से भारत सरकार का हर एक, अब बजट क्या है, बजट को संसद से पारित करना पड़ता है, उसके बाद ही उसमें खर्च होगा। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक है, भारत सरकार संचित निधि से कोई भी राशि तभी खर्च कर सकती है जब विनियोग विधेयक पारित होगा। तो संसद, सरकार का जो भी खर्च होता है, सरकार, संसद उस पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि उसको पारित करना पड़ता है। समझ रहे हैं। तो ये स्थिति है। उसके बाद जो है कार्यपालिका शक्ति भी संसद के पास, जैसा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और जो विधायिका होता है वो एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में कार्य करती है। जो संसद सदस्य होगा वही जो है कार्यपालिका जो है सरकार का गठन करता है।
मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। कोई भी मंत्री तब अगर संसद का सदस्य नहीं हो अधिकतम 6 माह तक वो मंत्री पद पर बने रह सकता है। जैसे ही 6 मास पूरा होगा उसको त्याग पत्र देना होगा। तो सबसे पहले संसद जो है क्या करती है, सरकार का निर्माण भी करती है, क्योंकि संसद के सदस्य ही मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री भी संसद के सदस्य होते हैं। समझ रहे हैं? कार्यपालिका शक्ति जो है, तो आप देखे होंगे कि संसद के सदस्य जो है मंत्रिपरिषद का जो है, और कोई भी कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका तभी तक सत्ता में रहता है जब उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद यानी कार्यपालिका मंत्रियों का जो समूह होता है, मंत्रिमंडल, किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। यानी वह तभी तक जो है प्रधानमंत्री काम करेगा या मंत्री काम करेगा जब तक उस सरकार को लोकसभा में बहुमत होगा। जैसे ही बहुमत खत्म होगा त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो सरकार का भी गठन करती है। और राज्यों से संबंधित शक्ति, देखिए संसद को राज्यों से संबंधित शक्ति भी प्राप्त है। अब कहें कि राज्यों से संबंधित शक्ति क्या है, तो संसद जो है बिना राज्यों के पूछे उसके सीमा में परिवर्तित कर सकता है, राज्यों के नाम बदल सकता है, राज्यों को जो है दूसरे राज्यों में विलय कर सकता है। समझ रहे हैं? राज्यों से संबंधित शक्ति बदल सकता है। उसके बाद जो है संसद को निर्वाचन की भी शक्ति प्राप्त है। आप कहिए निर्वाचन की शक्ति क्या है, तो संसद जो के सदस्य जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यही नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल करता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है संसद, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन संसद के दोनों सदस्य जो है दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। तो राष्ट्रपति संसद को निर्वाचन की शक्ति भी प्राप्त है, निर्वाचन का कार्य भी करता है। समझ गए होंगे? इसके अलावा संसद को संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति 368 के तहत है। तो ये स्थिति है। और महाभियोग का भी अधिकार है संसद को। अब कहिए महाभियोग का अधिकार क्या है? अब महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? संसद। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कौन लगाता है? संसद। महाभियोग का अधिकार है। इसके अलावा संसद जो है राष्ट्रीय एकीकरण का, राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देता है, राष्ट्र को जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन बीपी से पूछ चुका है, कैसे जोड़ता है? सबसे प्रथम वह विधि निर्माण के द्वारा वो राष्ट्र को जोड़ता है। संसद द्वारा पारित कानून पूरे देश भर में लागू होता है। उस कानून से पूरे देश के लोग जो है को जोड़ा जाता है, एकता सभी के लिए। देश में अगर संसद से कोई कानून पारित हुआ है तो वह पूरे देश के लोगों पर लागू होगा, पूरे देश पर संघीय कानून। उसके बाद संसद पूरे देश को आपस में जोड़ने का, पूरे देश के लोगों का एक ही संसद है, पूरे देश के लोगों का। देख रहे हैं सबका, केरल के लोगों का भी वही संसद है और बिहार के लोगों का भी वही संसद है। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। वित्तीय नियंत्रण देखेंगे, संसद पूरे राष्ट्र के वित्त पर नियंत्रण रखकर राष्ट्र को जोड़ने का काम करता है। यानी भारत पर कोई कहीं भी अगर संघीय सरकार द्वारा खर्च किया जाता है तो वह संसद उसको मंजूरी देता है। संसद से पारित होने के बाद ही जो है वह खर्च किया जाएगा। इसके माध्यम से वह नियंत्रण रखता है। इसके अलावा मुद्रा, रक्षा, वित्त, मुद्रा, रक्षा, व्यापार, ये सब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इस सब के माध्यम से जो भी कानून बनाया जाता है उस पर संसद नियंत्रण रखता है। समझ रहे हैं? इसके अलावा देखेंगे आपात व्यवस्था, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है। 300 राष्ट्रीय आपात 360 के तहत। अब
आपात के माध्यम से जब आपात की घोषणा होती है तो संविधान एकीक हो जाता है, संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में बदल जाता है। हम इस पर चर्चा कल करेंगे। उसके बाद संसद सामाजिक एकीकरण के माध्यम से भी राष्ट्रीय एकीकरण करता है। संसद में समाज के सभी वर्गों के सदस्य होते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए जो है सीटों को आरक्षण दिया गया है। साथ ही साथ अब तो महिलाओं के लिए 128वां संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए भी जो है संसद में सीटों को आरक्षण दिया गया है, संसद में सीट आरक्षित किए गए हैं। तो संसद भारतीय समुदाय के सभी वर्गों को जो है जोड़ने का काम करता है। भारतीय समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधि संसद में है, इसके माध्यम से सब वह जोड़ने का काम कर रहा है। और सदस्यों के माध्यम से भी संसद राष्ट्रीय एकता को देता है। अब देखिए, लोकसभा के सदस्य अलग अलग जब 545 सदस्य है, 543 तो पूरे देश में जो है फैला हुआ है। राज्यसभा के सदस्य है और राष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तो सदस्यों के माध्यम से पूरे देश में लोकसभा के सदस्य है, अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और सब जो है केंद्र बिंदु संसद है। संघीय सरकार स्वयं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होता है। भारत सरकार पूरे देश के लोगों का भारत सरकार है। अब केरल के या बिहार के लोगों का अलग अलग भारत सरकार नहीं है, एक ही भारत सरकार होता है। तो यह स्थिति है, राष्ट्रपति है। और संसद वाद विवाद के मंच के रूप में भी काम करता है। पूरे देश के कहीं भी अगर देश में घटना घट जाता है तो उसकी चर्चा संसद में होती है। जोड़ता है, भावनात्मक जोड़ता है संसद, भावनात्मक रूप से जोड़ता है, राजनीतिक रूप से जोड़ता है, सामाजिक रूप से जोड़ता है, कानूनी रूप से संसद जो है जोड़ता है। सबके माध्यम से जोड़ के राष्ट्रीय एकता जो है, राष्ट्रीय एकीकरण का काम करता है संसद। समझ रहे हैं? राष्ट्रीय एकता का सीधा अर्थ है सभी लोगों के बीच बराबरी। समझ रहे हैं? लोगों को एक करना, सभी लोगों को एक करना। तो यह स्थिति है। तो आप संसद की शक्ति का देख लिए। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब राज्यसभा का महत्व, जैसा कि जानते होंगे 79 में कहा गया कि भारत में एक संसद होगा जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा। आखिर राष्ट्रसभा क्या महत्व है? लोकसभा के बारे में पढ़िएगा, लेकिन अभी राज्यसभा देखना जरूरी है। अब राज्यसभा, जैसा कि जानते होंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, वो सदन है जो कभी भी गठित नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्य जो है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष रहता है। समझ रहे हैं? तो राज्यसभा का क्या महत्व है अब देखना है। राज्यसभा जो है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुनी जाती है। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पहले जनता विधायक चुनते राज्य विधानसभा के सदस्य, और वही विधायक फिर राज्यसभा के चुनाव करते, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो राज्यसभा का क्या महत्व है, अब लोकसभा और राज्यसभा में तुलना कीजिएगा तो आपको महत्व पता चल जाएगा और उसकी आलोचना पता चल जाएगा। तो राज्यसभा को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो लोकसभा के बराबर शक्ति है। समझ रहे हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। राज्यसभा क्या करता है कि संसद की शक्ति में वृद्धि करने की क्षमता रखता है। अनुच्छेद 312 के तहत अगर राज्यसभा अपने संकल्पों द्वारा अपना संकल्प पारित कर देता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए, तो संसद जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है। ऑल इंडिया सर्विस, IAS, IPS, IFS जो है ऑल इंडिया सर्विस है। 3 अभी वर्तमान में ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस की विशेषता होती है कि उसकी काम करने की अधिक स्वतंत्रता होती है। आप लोग भी SDM बनिएगा तो फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा। कम एज वाला बनेंगे, जिसका एज 35 वर्ष हम नहीं बन पाएंगे। 30 वर्ष वाला 30, 28, 27, 25 अगर है, प्रमोशन हो जाएगा 20-25 वर्ष में, तो SDM बन जाइएगा। हमारे बैच में इस बार 3 लोग SDM बने हैं। तीनों लोग जो है IAS बन जाएंगे अपने 20वां साल में, 20 और 25वां साल में।
समझ रहे हैं, तो उन लोगों का सर्विस अभी एज कम है, इसीलिए मैं बोलते हैं कि आप लोग फाइनल कीजिए, एज कम है, आईएएस बन जाइएगा। तो उसके बाद संसद जो है क्या करता, राज्यसभा क्या करता है कि अनुच्छेद 249 के तहत जो है, अनुच्छेद 249 के तहत अगर संकल्प पारित करता है तो संसद को राष्ट्र सूची पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। यह जो है, उसके बाद जो मंत्री होता है, संघीय मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, वो राज्यसभा से भी मंत्री बनते हैं। तो लोकसभा के बराबर, लोकसभा से भी मंत्री बनते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री बनते हैं, दोनों बराबर स्थिति है। लेकिन ये दो कार्य जो है राष्ट्रपति का विशेष है, समझ रहे हैं, जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। उसके बाद जो है राज्यसभा क्या करता है कि लोकसभा के लोक लुभावन नीति, चूंकि लोकसभा के सदस्य जो है जनता द्वारा निर्वाचित होता है, तो जनता जनहित के लिए लोक लुभावन नीतियों को जो है प्रतिपादित करते हैं, तो राज्यसभा उसको विलंब करने का काम करता है, उस पर रोक लगाने का काम करता है। राष्ट्रीय संपत्ति को जो है, राष्ट्रीय धन को जो है वो मितव्ययी बनाने का काम करता है, समझ रहे हैं। तो यह जो है राज्यसभा का महत्व है। और राज्यसभा की आलोचना भी बहुत है। राज्यसभा की आलोचना दो आधार पर की जाती है, रचना संबंधी आधार पे और शक्ति संबंधी आधार पे। अब रचना संबंधी आधार पर देखिएगा, कुछ विद्वानों का मानना है कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि दिया गया है वो राज्यों की समानता के आधार पर नहीं दिया गया है। अगर आप अमेरिका से तुलना करेंगे तो अमेरिका के सीनेट में, वहां की राज्यसभा में हर राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। वहां अमेरिका के सीनेट के 100 सदस्य है, तो अमेरिका के जितने भी स्टेट है, राज्य है, वो सबका भागीदारी जो है राज्यसभा में समान है। लेकिन भारत में क्या है कि बिहार में 16 है, यूपी में 31 है। अलग अलग राज्यों का राज्यसभा में सदस्य अलग अलग है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, समानता के आधार पर होनी चाहिए। भले ही उस राज्य की संस्कृति कितना भी हो, क्यों नहीं हो, सभी राज्यों का समान प्रतिनिधि होनी चाहिए राज्यसभा में। लेकिन भारत में समानता के सिद्धांत पर नहीं है, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व ऑस्ट्रेलिया की राज्यसभा में है, सीनेट में है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, तो इसकी आलोचना की गई है। कुछ लोगों का मानना है कि राज्यसभा के जो कुछ लोग जो है धन के बल पर राज्यसभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं। अक्सर जो है समाचारों में आता है कि पैसा देकर राज्यसभा में चला गया है, सुनते हैं कि नहीं आप, इसकी आलोचना की जाती है। और आमतौर पर माना जाता है कि राज्यसभा में वही लोग जाते हैं जो लोकसभा में जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, चुनाव हार जाते हैं। देखते नहीं होगा, देखते होंगे एक समय रामविलास पासवान जो है चुनाव हार गए थे हाजीपुर से, तो लालू प्रसाद यादव जो है किनको भेजे, राज्यसभा भेज दिए थे। कई बार आप देखते होंगे कि लोकसभा से हार जाता है लोकसभा चुनाव, तो उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। अरुण जेटली जो है एक समय जो है लोकसभा से हार गए थे, फिर भी जो है राज्यसभा से जाकर मंत्री बन गए। तो यह स्थिति है। और कहा जाता है कि राज्यसभा के में क्षेत्रीय दल जो है, चूंकि राज्यसभा में जो है दलीय आधार पर चुनाव होता है, और भारत में क्षेत्रीय दल बहुत जो है मजबूत स्थिति में, खास करके जदयू है, राजद है, सपा है, बसपा है। दक्षिण भारत में जो है कुछ पार्टी है, बीजू जनता दल है, तृणमूल कांग्रेस है, उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद शिवसेना है। तो ये सब जो है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, तो अधिक राज्यसभा का चुनाव उनको मिल जाता है, राज्यसभा का सीट मिल जाता है। अब क्या करता है, केंद्र से सौदेबाजी करने लगता है, विधेयक पर समर्थन देने के लिए, संसद में वोट देने के लिए, बहुमत जुटाने के लिए। तो सौदेबाजी शक्ति को यहाँ मिलता है। और नामित शक्ति का दुरुपयोग, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, लेकिन माना जाता है कि शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। राजनीतिक दल जो है, सत्ताधारी दल अपने पसंदीदा व्यक्ति को जो है राज्यसभा नामित कर देता है। सचिन तेंदुलकर को भेज दिया गया, हालांकि सचिन तेंदुलकर देश के गौरव है, समझ रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोगों को नामित कर दिया जाता है राजनीतिक फायदे के लिए, जिसकी आलोचना की जाती है। और अब हम लोग देखेंगे शक्ति संबंधी आलोचना क्या है, उसको देखेंगे।
अब शक्ति संबंधी आलोचना कहा जाता है कि राज्यसभा जो है साधारण विधेयकों को 6 माह, धन विधेयकों को अधिकतम 14 दिन विलंब कर सकता है। इसके अलावा कोई शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। साधारण विधेयकों को 6 माह, कोई कानून, देखिए क्या होता है कि साधारण विधेयक जो होता है, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में लोकसभा राज्यसभा का समान शक्ति है। लेकिन साधारण विधेयक में क्या होता है कि कोई विधेयक लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा में तो अधिकतम जो है साधारण विधेयक जो है 6 माह तक जो है राज्यसभा विलंब कर सकता है। और धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की कोई शक्ति नहीं है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा से ही पारित किया जाता है। राज्यसभा में केवल जो है विचार विमर्श करने के लिए भेजा जाता है। समझ रहे हैं? वो अधिकतम 14 दिन के अंदर जो है उसको भेज देना होता है लोकसभा में। तो साधारण विधेयकों के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति जो है सीमित है। और वह कुछ लोगों का मानना है कि राज्यसभा को जो विधेयक विलंब करने की जो शक्ति दी गई है, इससे जो है हानिकारक सिद्ध हुई है। समझ रहे हैं? उसके अलावा यह माना जाता है, आलोचकों का मानना है कि राज्यसभा को राष्ट्र सूची पे कानून बनाने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की जो शक्ति दी गई वो किसी दूसरे संस्था को भी दिया जा सकता था। साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए, उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेने के लिए संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा की जो शक्ति दी गई है वो किसी दूसरे सदन को भी दिया जा सकता था। इस आधार पर आलोचना की गई है। अब हम आगे चर्चा करेंगे विपक्षी दलों की भूमिका। जैसे जानते होंगे कि विपक्षी दल जो है, लोकतंत्र में विपक्षी दल जो है, विपक्षी दलों की भूमिका जो होती है वह सत्ताधारी सरकार की गतिविधियों पर नजर रखने, सतर्क करने की होती है, सतर्क करने की होती है। और लोकतंत्र में अगर विपक्षी दल नहीं है तो फिर उस देश में लोकतंत्र नहीं है। तो जहां भी लोकतंत्र होगा वहां विपक्षी दल अगर नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र में क्या होता है, विपक्षी दलों का होना अनिवार्य है। बिना विपक्षी दल के लोकतंत्र नहीं होता है, यह याद रखिएगा। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। संसदीय शासन प्रणाली में विपक्षी दल होना अनिवार्य है। बिना विपक्षी दल के संसदीय शासन प्रणाली क्रियान्वित ही नहीं होगी, कहीं लोकतंत्र काम ही नहीं करेगा। आखिर संसदीय शासन व्यवस्था में विपक्षी दलों का क्या कार्य होता है? संसद में सबसे पहला काम होता है सरकार की नीतियों की आलोचना करना, विपक्षी दलों का। अभी बिहार में बीजेपी विपक्षी दल है, भारत में भाजपा सत्ताधारी दल है और बाकी सभी दल जो विपक्षी पार्टी है। और एनडीए में जो भी शामिल है सब सत्ताधारी दल है। शासन की नीतियों को प्रभावित करना, विपक्षी दल क्या करता है कि जो भी सरकार की पॉलिसी है उसको रिव्यू करता है, उसकी कमियों को जनता के सामने लाता है, उसकी नीतियों को प्रभावित करता है, वैकल्पिक नीति सुझाव देता है। आप देखेंगे अभी हाल ही में नई न्यायिक सुरक्षा संहिता पारित की गई है, न्यायिक संहिता। इसको विरोधी दल द्वारा इस पर आंदोलन किया गया था, विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया था। अब फिर जो है संशोधन के साथ उसको पारित कराया गया है। तो भारत सरकार कोई कानून लाती है, पहले विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करती है, राज्यसभा में विपक्षी दल उसकी कमियां गिनाती है, फिर सरकार उसमें सुधार करती है और फिर लाती है, तब पारित होती है। विपक्षी दलों का तीसरा काम है लोकतंत्र की रक्षा करना, जनता की आवाज के रूप में काम करना। उसके बाद जो है जब भी अगर सत्ताधारी दल सरकार किसी कारणवश गिर जाती है तो विपक्षी दल वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है। अब देखिए बिहार में क्या हुआ, बीजेपी या जेडीयू के साथ जो है खटपट हो गया, तुरंत राजद सरकार बनाने के लिए तैयार था, समर्थन दे दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो जब भी सत्ताधारी दल अगर सरकार विश्वास मत खो देता है तो विरोधी दल सरकार बनाने, वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो यह स्थिति है। और विरोधी दल की भारत की संसदीय व्यवस्था में विरोधी दल की नई प्रवृत्तियां उभर कर आई है। अब कहिए क्या क्या उभर की आई है? भारत में जो विपक्ष है वह दुर्बल विपक्ष है। और हाल के वर्षों में 16वीं लोकसभा में, 15वीं लोकसभा में देखे होंगे
जो विपक्षी दल है उसको जो है प्राप्त क्या है कि स्पष्ट बहुमत, लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है। कांग्रेस को देखिए 2014 के चुनाव में भी और 19 के लोकसभा चुनाव में भी किसी भी पार्टी को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त नहीं था, क्योंकि उतना सदस्यता कुल सदस्य संख्यों का 10% चाहिए विपक्षी पार्टी बनने के लिए, लेकिन किसी को 55 था ही नहीं। 545 का अगर आप देखेंगे 545 10 से भाग दीजिए कितना होगा, 54-55 होगा। किसी पार्टी को प्राप्त नहीं था, न 19 में न 14 में। नेहरू जी के समय भी प्रथम, दूसरी, तीसरी लोकसभा में किसी को प्राप्त नहीं था। और साथ ही साथ भारत में विपक्षी दल में क्या है कि कुछ विपक्षी दल सरकार का समर्थन करता है, जैसे बीजू जनता दल, वाईएस कांग्रेस जो है आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है वाईएस कांग्रेस, वह सरकार का समर्थन करता है। इसी तरीके से अब जैसे लोजपा आर, चिराग पासवान का जो लोजपा आर है वो सरकार का सपोर्ट करता है, लेकिन वो कहता है कि हम एनडीए में शामिल नहीं हैं। समझ रहे हैं, कुछ पार्टी ऐसे है जो कहता है कि हम एनडीए में सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन वो महत्वपूर्ण मसलों पर सरकार को समर्थन करता है। तो उसके बाद जो है लंबे समय तक मान्यता प्राप्त विरोधी दलों का भारत में अभाव रहा है। भारत के जो विपक्षी दल है वो असंवैधानिक तरीकों को विश्वास करता है, असंवैधानिक तरीकों में। अब अभी हाल ही में 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। भारत के संसदीय इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी घटना है, एक साथ इतने सांसदों को निलंबित किया गया है। मुझे लगता है कि यह मायनर बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। और आप विपक्षी सांसदों को निलंबित करके क्या दिखाना चाहते हैं? लोकतंत्र है, सदन में वो भी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वो ऐसे ही आसमान से नहीं आया गया है। और एक मुश्त में इतने इतने सदस्यों को आप खाली करा देंगे तो सदन में रहेगा कौन? सदन में, लोकतंत्र में क्या होगा, संसद में जो है केवल सत्ताधारी दल रहेगा, विपक्षी नहीं रहेगा, तो लोकतंत्र है किस बात का? इस सरकार से हम इस सरकार का बहुत बड़ा कट्टर समर्थक थे एक समय तक, लेकिन जब असली सरकार का जब दिखा तो मुझे लगा कि नहीं, अब इसको समर्थन नहीं करना है। तो अब भारत के विपक्षी दल भी जो है अब असंवैधानिक तरीके, जैसे कि नारेबाजी करना, कागज लहराना। अभी जो है हाल ही में उपराष्ट्रपति का जो है क्या किए, उसका मिमिक्री करना, हर विधेयक पर जो है जनहित के मुद्दे पर भी आंदोलन करना, आवाज उठाना। तो ये थोड़ा सा असंवैधानिक तरीका है। कागज उछालना, सभापति के जो है नजदीक, अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के नजदीक तक जो है चला जाना, ये थोड़ा सा असंवैधानिक तरीका है। अब भारत में विपक्ष अवसरवादी है, जहां फायदा देखता है वहीं सरकार का समर्थन करने लगता है। अनुत्तरदायी दल, देखिए विपक्षी दल जो है अनुत्तरदायी दल के रूप में भी काम करता है। अब देखिए विपक्षी दलों के बीच जो है एक तो यूनाइटी नहीं है, आपस में एकता नहीं है, और जनता के आवाज के रूप में काम करना चाहिए तो हर बात में जो है विरोधी करता है सरकार का। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बहुत अच्छा काम किया कुछ चीज़ों में। 5-6 ऐसा काम है जो भारत में जो है मुझे लगता है कि इनको आना बहुत जरूरी था। डिजिटल पेमेंट एक क्रांतिकारी है, आप पूरी अर्थव्यवस्था को और जीवन को ऐसा आसान बना दिया है। हम 2004, 5, 6, 7, 10, 11 का स्थिति भी देख चुके हैं, और 14 के बाद भी, जैसे शौचालय, उज्ज्वला योजना, ये सब ऐसे काम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इस देश के 100 वर्ष तक युवा पीढ़ी याद करेगा, हर पीढ़ी याद करेगा। कुछ चीज़ें तो क्रांतिकारी की, जैसे 370 हटाना भी क्रांतिकारी डिसीजन है। शौचालय निर्माण समाज में समानता लाने का काम किया है, बराबरी पर ला दिया। रसोई गैस सबको देकर एक बराबर कर दिया सोसाइटी को, हर वर्ग के महिला को घर में गैस चूल्हा गया है, बराबरी कर रहा है। पहले धनी लोगों के घर में गैस चूल्हा होता था, अब गरीब से गरीब लोगों के घर में गैस चूल्हा है। सामाजिक समानता, हर घर में शौचालय है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हम तो 2 बार वोट दिए, मेरा दोनों सफल हो गया इस 4-5 कामों से।
तो ये स्थिति है। कुछ मामलों में थोड़ा सा मुझे भी ठीक नहीं लगता है, काम तो हुआ है। इस सरकार का सबसे बड़ा खूबी क्या है कि कोई भी योजना शुरू होता है ना तो उसको जमीन पर पहुंचाता है, जमीन पर पहुंचाने का काम करता है। वो उसमें इतना आंदोलन समारोह और थी क्या बोलते हैं जन आंदोलन का रूप देकर और उसको जनता तक सीधे पहुंचा देता है। सरकार में एक खूबी हम देखे हैं, ये कुछ मामलों में पसंद भी नहीं है लेकिन बुनियादी सिद्धांतों पर एकता। देखिए मैं अब ये जो है भारत में विपक्षी दलों में क्या होता है कि बुनियादी सिद्धांतों पर भी एकता नहीं है। नकारात्मक दृष्टिकोण, भारत में विपक्षी दल हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, यह स्थिति है। अब हम लोग भारतीय संसद की बदलती हुई भूमिका देखेंगे। देखिए संसद का आधारभूत लक्षण क्या है? संसद के आधारभूत लक्षण है कि लोक मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। पहला अब देखेंगे मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा का। और समस्त राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र कौन होता है? संसद होता है। समस्त राजनीतिक व्यवस्था सब केंद्र लोकसभा, मंत्रिपरिषद लोकसभा की उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री संसद के अभिन्न भाग के रूप में काम करता है, उसकी अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन भारत में देखेंगे तो हाल के विषय में जो है क्या होता है कि चूंकि शक्ति का केंद्र संसद होता है, आप बोले हैं संसदीय शासन व्यवस्था में, लेकिन आजकल शक्ति का केंद्र बन गया है केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय। अब शक्ति का केंद्र संसद नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय है। प्रधानमंत्री कार्यालय ही डिसीजन लेता है सब चीज, शक्ति के केंद्र। और मंत्रिपरिषद जो है पहले जो है क्या होता था कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन अब मंत्रिपरिषद जो है प्रधानमंत्री के हाथ की कठपुतली है। प्रधानमंत्री जिसको चाहता है उसको मंत्री बनाएगा। मंत्रिपरिषद संसद में क्या बोलना है प्रधानमंत्री डिसाइड करता है, समझ रहे हैं? तो संसद की जो है भूमिका उस पर गिरावट आई है। और साथ ही साथ संसद की जो संसदीय शासन व्यवस्था में आप देखे होंगे कि क्या होता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता प्रधानमंत्री। जनता द्वारा लोकसभा के सदस्यों या लोकसभा के सदस्यों का जो है चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव जो है राज्य की विधानसभा द्वारा होता है। तो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन के सदस्य जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं होता है। वह लोकसभा के सदस्यों के जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह पार्टी उस पार्टी के सांसद जो है अपने जो है नेता चुनता है। जैसे कि मान लीजिए बीजेपी को लोकसभा बहुमत है, तो भारतीय जनता क्या किया है कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं किया है, अलग अलग जो है बीजेपी पार्टी के को वोट दिया, उसके सांसद को जो है चुनाव जितवाया, उसके उम्मीदवार को। अब वो चुनाव जीत के आ गया है। अब क्या है कि बीजेपी के जितने सांसद है उस सांसद बैठकर एक जो है व्यक्ति को नेता मानेगा, वही नेता प्रधानमंत्री बनेगा। संसदीय शासन व्यवस्था में यही होता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में जो प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव होता है वो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे हो गया है। अब प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन नियम नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं होता है लोकसभा का। वो तो सांसद चुनाव तो विधायिका के सदस्य का होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होगा। और लोकसभा के सदस्य चुनकर जब आएंगे तब बैठेंगे, तब जो उसमें से एक नेता जो चुनेंगे वही नेता प्रधानमंत्री बनेगा, और वही उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो अब क्या हुआ है कि चुनाव प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही हो गया है। अब चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री के नाम पे पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है कि प्रधानमंत्री ये बनेंगे। तो थोड़ा सा ये मैनर जो है संसदीय व्यवस्था के विरुद्ध है। वो अमेरिकी की राष्ट्रपति तुलना हो गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा।
और संसदीय राजनीति का ह्रास भी हो गया। अब जो है क्या है कि संसद में कानून बनाने की जो पहले लंबा संसद सत्र जो है काफी दिनों तक चलता था, काफी विचार विमर्श होता था, सदस्य प्रश्न पूछते थे, मंत्री जवाब देते थे, एक लंबा पीरियड चलता था, शांतिपूर्ण कार्य होता था। अब क्या हुआ है कि संसद के कामकाज के घंटे कम हो गए हैं, काफी कम हो, पहले की तुलना में सीधे आधा हो गया है। पहले की तुलना में अगर 1950-60 की तुलना करेंगे तो उसकी तुलना में आज संसद में कामकाज बिल्कुल आधा हो गया, कामकाज के घंटे। वाद विवाद जो है अब कम हो गए हैं, मतलब वाद विवाद कहते हैं सब प्रश्न पूछने का, विधेयक निर्माण पर, विधेयक पर चर्चा करने का, ये सब जो है समय कम हो गया है। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षात्मक भूमिका, आज चुनाव जो है प्रधानमंत्री के नाम पर लड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका बढ़ गई है, केंद्रीय सचिवालय की भूमिका बढ़ गई है। आज देख रहे हैं प्रधानमंत्री जो है सलाहकारों की भूमिका बढ़ गई है। सारे काम जो है पहले जो संसद करता था वो प्रधानमंत्री कार्यालय करने लगा है, समझ रहे हैं। यह स्थिति है नौकरशाही व्यवस्था का। अब देखिए संसदीय शासन व्यवस्था में क्या हुआ है कि भारत में नौकरशाही व्यवस्था की भूमिका बढ़ गई है। आज जो है क्योंकि मंत्रीगण या क्या क्या करते हैं, मंत्रीगण हमेशा जो है वो अपने क्षेत्र में रहते हैं या समारोहों में रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं मिल पाता है, प्रशासनिक कुशलता भी नहीं होती है, विशेषज्ञता भी नहीं होती है उतनी। ये सारा काम जो है जो सचिव स्तर के अधिकारी है वे सब कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है टकराहट की स्थिति पैदा हो गई है। आज जो है संसद, सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं के बीच टकराहट है, संसद और न्यायालय के बीच टकराहट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराहट है। इधर जो है केंद्र राज्यों के विवाद पैदा हो गए हैं। साथ ही साथ संसद में सत्ताधारी दल विपक्षी दलों के बीच जो है काफी टकराहट बढ़ गई है। उसके बाद संसद के कामकाज में गिरावट हो गया है, नवीन प्रवृत्तियों का उदय हो गया है। आज जो है क्षेत्रीय दल गठबंधन का जो सरकार बनने लगा है और प्रधानमंत्री की शक्ति जो है हास हो गई है, सौदेबाजी शक्ति को बढ़ावा मिल रहा है, संसद में आपराधिक प्रवृत्ति को लोगों का बढ़ावा मिला है, दल बदल को बढ़ावा मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर 1952 से तुलना करेंगे तो आज जो है भारत संसद में पहले की तुलना में कहीं अधिक पढ़े लिखे लोग जो है जा रहे हैं, कहीं अधिक पढ़े लिखे लोग हैं संसद पहुंच रहे हैं। महिलाओं की प्रतिनिधित्व बढ़ा है पहले की तुलना में, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी संसद में बढ़ी है। ये नवीन प्रवृत्ति है, समझ रहे हैं। इस तरह भारतीय संसद को हम कम कवर किए हैं। पीडीएफ पढ़िएगा। अब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन पढ़ाएंगे, तो अलग अलग जो है बस इसी को बार बार पढ़ना है, फाइनल होगा आप लोग।